तो इकोनॉमिक्स में क्या है, देखो सिलेबस मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि फर्स्टली है कि स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या स्कोप होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आते हैं, हमारे जो बिजनेस फर्म्स हैं उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, फिर हम डिमांड एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है और इस टाइप की चीजें, फिर आपका कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करेंगे हम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। सो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज ए क्वीन ऑफ सोशल साइंस। अब इसको क्वीन ऑफ सोशल साइंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। ठीक है, हम कॉमर्स वाले भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैनेजमेंट वाले भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स खुद एक अपने आप में एक अलग से डिसिप्लिन भी है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? क्वीन ऑफ सोशल साइंस। जो इकोनॉमिक्स है उसका जो ओरिजिन हुआ वो हुआ ग्रीक वर्ड से। कहां से ओरिजिन हुआ? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड में ओइकोस एंड नोमस, इसको अगर हम डिवाइड करें इसको दो पार्ट्स में, तो ओइकोस अलग से बनता है और नोमस अलग से, इन दोनों को मिला के इकोनॉमिक्स बन गया। ठीक है, ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, ठीक है, और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इट्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। जैसे हम जो घर के खर्चे होते हैं और ये देख के करते हैं कि भाई हमारी इनकम क्या है, ठीक है, हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कितना है और उसको हम यूज कहाँ कर रहे हैं, ऐसे ही करते हैं ना। हाँ भाई, घर के जो खर्चे करने यस वाले सर। लोग ऐसे ही तो करते हैं कि भाई हमारे पास कितना अवेलेबल है पैसा और उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्सपेंडिचर करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी यही होता है कि हम अपने पास रिसोर्सेज देखते हैं और उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो उसके। तो जेएस मिल है, उसने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को कि इट्स प्रैक्टिकल साइंस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। क्या है इकोनॉमिक्स? प्रैक्टिकल साइंस किस चीज की? प्रोडक्शन की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की। पहले तो हम ये देखते हैं कि हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है, कौन सी टेक्निक बेटर रहेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसमें यही चीज देखते हैं ना, किसके लिए प्रोडक्शन करें, क्या प्रोडक्शन करें और कैसे करें, कौन सी टेक्निक सूटेबल रहेंगी। तो जो प्रोडक्शन रिलेटेड चीजें होती हैं वो देखते हैं और साथ के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ देखते हैं कि जो हमारे पास पैसा आ रहा है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि जो ओवरऑल है डेवलपमेंट हो सके किसी भी इकोनॉमी की। तो उस चीज को क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स। यह स्टडी करता है हाउ पीपल प्रोड्यूस एंड स्पेंड इनकम, कि जो लोग हैं वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं और अपनी जो इनकम को कैसे स्पेंड करते हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, दो डेफिनेशन और कोट की हुई है। एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी थी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए किसने दी थी। ठीक है, एक आइडिया सा, रटनी नहीं है कंप्लीट डेफिनेशन, सिर्फ एक आइडिया ले लेना कि भाई ये एडम स्मिथ ने कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन की बात की थी। ठीक है, जो जेबी शे था उसने डायरेक्ट बात की कि साइंस विच डील विद मैथ, मतलब वेल्थ। जैकोब विनर ने क्या किया कि जो इकोनॉमिक्स क्या है, जो भी इकोनॉमिस्ट करते हैं उसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है भाई? ऐसे कुछ क्वेश्चन था नहीं, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है, समझ तो आ रहा है ना मेरा? यस यस सर। ओके, तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमारी दो टाइप की एक्टिविटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में या फिर किसी भी इकोनॉमी में। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, किस लिए की जाती है इकोनॉमिक? प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव के लिए। प्रॉफिट। जो मेन पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो होती है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक, सेटिस्फेक्शन। हाँ बिल्कुल, जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान में रख के की जाती है। इट इज स्टडी ऑफ लॉजिक चॉइस बिटवीन स्केयर रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड बॉन्ड्स। तो हमारी जो बॉन्ड्स हैं वो कैसी होती हैं, हमारी इच्छाएं कैसी हैं भाई? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है। और जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो कैसा है? लिमिटेड। वो लिमिटेड है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, जो चॉइस कर रहे होते हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज लिमिटेड है
उसका अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे यूज किया जाए कि हमारी जो वांट्स है वो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो सके, तो उसको स्टडी करता है हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि जो लिमिटेड रिसोर्स है उससे हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमम कैसे हो सके, तो उसको स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो जैसे मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, अब 1 लाख रुपए का आप क्या क्या कर सकते हो, तो बहुत सारी चॉइसेस है। कोई कहेगा सर मैं कोचिंग लूंगा, कोई कहेगा सर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, कोई कहेगा सर मैं सेविंग करूंगा, कोई कहेगा सर मैं अपने जो क्लॉथ है या फिर शॉपिंग पे लगा दूंगा, हेल्थ पे लगा दूंगा, या फिर मैं अपने फादर को दे दूंगा, मदर को, मतलब अपने घर पे लगा दूंगा। तो इतनी सारी चॉइसेस हैं, लेकिन बजट क्या है हमारा, लिमिटेड है। और ऐसा नहीं कि हम लोग कई बार सोच लेते हैं यार जरूरी थोड़ी है हर किसी के पास लिमिटेड हो, हमारे पास ही तो लिमिटेड है। नहीं, लिमिटेड हर किसी के पास होता है। जो अंबानी है उसके पास भी लिमिटेड ही है, ठीक है, या फिर एलन मस्क है उसके पास भी लिमिटेड ही है, तो अनलिमिटेड किसी के पास भी नहीं है। उनको भी पैसे की हमेशा कमी ही रहती है। तो दो फंडामेंटल फैक्ट होते हैं, रियल लाइफ के भी फैक्ट हम कह सकते हैं इसको, कि एक तो हमारी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती है वो बहुत सारी होती है, बहुत सारी, जो कभी भी पूरी नहीं होंगी। ठीक है, इतनी सारी इच्छाएं लेके होते हैं और वो बढ़ती जाती हैं। दूसरी बात, हमारे पास जो मीन्स होते हैं, मीन्स का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ठीक है, मीन्स टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स, मीन्स जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कैसी है, लिमिटेड। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, ये फंडामेंटल फैक्ट है किसी भी इकोनॉमिक्स का। अब आता है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि कोई भी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कितने टाइप की होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करें तो मेनली 3 टाइप की होती है। फर्स्ट, हमें ये डिसीजन लेता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। भाई अब मान लो आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप ये सोचोगे कि भाई मैं शूज का बिजनेस स्टार्ट करूं, क्लोथिंग में जाऊं, या फिर कॉस्मेटिक में जाऊं, या फिर स्पोर्ट्स में जाऊं, तो क्या क्या किया जाए। अब उसमें भी आपके दो ऑप्शंस आ जाते हैं, आप कंज्यूमेबल आइटम्स को प्रोड्यूस करोगे या फिर आप कैपिटल गुड्स को करोगे। कंज्यूमेबल आइटम कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जा सकते हैं, ठीक है, जिसको कंज्यूमर है वो डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है। जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं। कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, जो फर्दर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन फर्दर में यूज प्रोडक्शन। होती है। फर्दर प्रोडक्शन में जो हेल्पफुल होती है, तो उसको बोला जाता है कैपिटल गुड्स। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में। तो हाँ भाई, यस क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हम डिसाइड करते हैं कि किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए। उसके बाद हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है कि कौन सी टेक्निक के थ्रू प्रोडक्शन किया जाए, तो उसमें होता है हाउ टू प्रोड्यूस। अब भाई अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं। मान लो इंडिया में क्या है, चीप लेबर, आसानी से मिल जाती है लेबर, और कम कॉस्ट पे मिल जाती है एज कम्पेयर टू कैपिटल। वहीं यूएसए जैसी कंट्री में क्या होता है, कैपिटल इजीली मिल जाती है लेकिन लेबर कॉस्टली होती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज कौन सा चीप कॉस्ट पे है। दूसरी बात, नेचर ऑफ बिजनेस देखेंगे, कि अगर हमारा जो बिजनेस है वो टेक्निकल नेचर का होगा, जहां जो मैनुअल वर्क है वो इतना नहीं होता, तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स देख के तब हम डिसीजन लेते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब भाई हमने ये देख लिया कि किसके लिए प्रोडक्शन करें, कैसे प्रोडक्शन करें। अब होता है कि मतलब क्या प्रोड्यूस करें और कैसे करें, ये चीज तो हमने देख ली। अब आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। भाई इतनी सारी पॉपुलेशन होती है, हर पॉपुलेशन में एक अलग सेगमेंट आता है। बच्चों का अलग आ गया, ठीक है, मेल का अलग हो गया, फीमेल का अलग हो गया, जो 18+ है उनका अलग हो गया, जो ओल्ड एज है उनका अलग हो गया, स्पोर्ट्स वालों का अलग हो गया, भाई जिम है, रेसलर्स हैं, मतलब इतनी सारी कैटेगरीज हैं। तो आप पर्टिकुलर किस सेगमेंट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये डिसीजन भी लेना होता है। फिर होता है व्हाट प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये जो नया आया है वो क्या है, मतलब वैसे नहीं है लेकिन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा फ्यूचर ग्रोथ में, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो सके।
तो ये हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। अब हम बिजनेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे ना सर इसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेट कर सकते हैं हम कि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मतलब होना चाहिए प्रोविजन कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। अब आता है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स में बिना बिजनेस के कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अकाउंटिंग, बिजनेस और सारी चीज बिजनेस से रिलेट करती है, तो हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है कि जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स का यूज करना किसके लिए, जो बिजनेस की प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जब हम इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं तो उस टर्म को बोला जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाता है उस टर्म को? बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो हमारी टेक्निक्स होती हैं, टूल्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है कि भाई अगर आप प्राइस ज्यादा कर दोगे तो उस चीज की डिमांड कम होती जाएगी। तो ये सारी चीजें किस चीज के लिए है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। कि हम जो बिजनेस की प्रॉब्लम्स है, हमें सेल्स बढ़ानी है। सेल्स बढ़ानी है तो आप क्या क्या कर सकते हो? एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट कर प्राइस की सकते हो, क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप ये देखोगे ना कि जो डिमांड है वो कैसे इफेक्ट होती है, प्राइस को डाउन कर सकते हो थोड़ा। तो आप मेन मेन जो फोकस है वो किस चीज पे है, आप ये देखोगे कि डिमांड किस चीज की ज्यादा है। तो डिमांड किस कहाँ से आया है? इकोनॉमिक्स से आया है। तो ये जो कंसेप्ट होते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। कि जो हमारे बिजनेस के लिमिटेड रिसोर्स होते हैं उनका कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाए कि हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके एट मिनिमम कॉस्ट पे। राइट। अब आता है भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो कंसेप्ट दिया था ये दिया था प्रोफेसर बाउल्डिंग ने। लिख सकते हो आप साथ में, प्रोफेसर बाउल्डिंग। प्रोफेसर BOULDING। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है। कि आप कंज्यूमर का बिहेवियर देखोगे कि जो बच्चे होते हैं वो किस चीज की डिमांड करते हैं, ज्यादा टॉयज की डिमांड करते हैं, कुछ अट्रैक्टिव सा चाहिए होता है उनको। ठीक है। जो मेल होते हैं वो किस चीज की डिमांड करते हैं, फीमेल होते हैं, मतलब आप एक इंडिविजुअल ग्रुप की स्टडी कर रहे हो। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटा, छोटा। तो जब हम किसी छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं तो वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका जो फोकस होता है वो एक स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप पे होता है। ठीक है। कंबाइन ग्रुप की बजाय किस पे होता है? छोटी छोटी यूनिट्स पे होता है, तो उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें क्या क्या आते हैं, क्या क्या स्टडी करेंगे? प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी फैक्टर का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे हमारी जो एक पर्टिकुलर सेक्शन की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो ये सारी चीज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दिया था भाई MC कोनेल ने। MC कोनेल, CONNEL। ठीक है, लिख सकते हो आप। मैक्रो इकोनॉमिक्स दिया MC कोनेल ने। इसने क्या कहा कि भाई इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करना दैट इज ओके, वो छोटे लेवल पे है। लेकिन क्या सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करके आपका काम चल जाएगा? नहीं भाई। अगर मान लो दो बिजनेस हैं, उसकी तीन चार मतलब किसी भी एक बिजनेस की कई सारी ब्रांचेस होती हैं, तो वो अलग अलग बैलेंस शीट तो बना लेते हैं, लेकिन साथ में वो कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाते हैं या नहीं बनाते? हाँ भाई, बनाते हैं। कंबाइंड बैलेंस शीट बनाते हैं ना। तो उसका पर्पज क्या होता है कि जो छोटी छोटी जो चीजें हैं इनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उस पे, कंसोलिडेट पे। तो जो ओवरऑल इवेल्युएशन किया जाता है, किसी एग्रीगेट टर्म को स्टडी किया जाता है, जितनी भी हमारा आउटपुट हो गया, इनकम हो गई, या फिर वर्ल्ड लेवल पे स्टडी हो गई, या फिर एक नेशन की स्टडी हो गई, तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा, बड़ा, लार्ज। तो जब हम लार्ज स्केल पे किसी चीज को स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स।
मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है? नेशनल इनकम आती है, नेशनल आउटपुट आता है, जनरल प्राइस लेवल हो गए, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी हो गया, ओवरऑल सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन सब चीज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? मैक्रो माइक्रो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर पे फोकस करता है, मैक्रो जो एक नेशन या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टडी होती है। सेम चीज रिपीट होती है इसमें। इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल यहाँ एग्रीगेट होते हैं, ये अप्लाई टू ऑपरेशनल एंड इंटरनल इश्यूज, ये एक्सटर्नल इश्यूज पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज होती है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। अब आता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि जो इकोनॉमिक्स है इसका बेसिक नेचर क्या है। तो दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती है, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो वैल्यू और जजमेंट पे बेस होती है वो कौन सी है, या फिर एक स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ आवर कंट्री शुड बी लेस देन 10%, शुड बी लेस देन 2%। तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। तो बताओ कौन सी इकोनॉमिक्स की बात हो रही है? जब हम शुड बी करके करते हैं, नॉर्मेटिव। ऐसा होना Normative. चाहिए, ये सब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ हम वैल्यू, जजमेंट, अपने पर्सनल ओपिनियंस की बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? एक्चुअल डाटा पे बेस्ड होती है। बिल्कुल, जो एक्चुअल डेटा पे स्टडी होती है, ठीक है, जो फैक्ट पे स्टडी होती है, जहां लॉ को पढ़ रहे होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस की बात हो रही होती है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सो ये क्या है? जो डेटा और फैक्ट पे बेस होता है, ये ओपिनियन और जजमेंट पे बेस होता है। डिस्क्रिप्टिव, ये किसी एक पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब करती है। लॉ ऑफ डिमांड कैसे एप्लीकेबल होता है उस चीज को बताएगी। ये क्या है? ये एक आइडिया देती है हमें कि हमें क्या करना चाहिए, एक एस्टिमेशन देती है कि इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो दैट इज पर्सपेक्टिव। एनालिसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये क्या बता रहा है हमें? कॉज और इफेक्ट, कि किसी भी एक चीज का क्या इम्पैक्ट रहेगा दूसरी चीज पे, तो उस चीज को स्टडी करता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पासिस वैल्यू जजमेंट। ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव जहां हम पर्सनल वाइजनेस की बात कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव जहां हम एक फिनोमिना की बात कर रहे होते हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। व्हाट एक्चुअली इज, उस चीज की स्टडी करते हैं हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। लेकिन होना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी और व्हाट ought टू बी, तो उस चीज की बात कर रहे होते हैं हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। स्टेटमेंट कैन बी टेस्टेड यूजिंग साइंटिफिक मेथड, यहाँ पे स्टेटमेंट को टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू होती है, पर्सनल बाइजनेस के चांसेस होते हैं यहाँ पे। फिर आपका आता है इकोनॉमिक्स इश्यू, ये डायरेक्टली डिस्क्राइब करता है सिर्फ और सिर्फ कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत हाई है। कितना हाई है? 37% है मान लो, 39% है मान लो। तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, वो सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करेगा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। Normative. अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि एक जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, बेसिकली उसका नेचर क्या होता है। फर्स्टली माइक्रो इकोनॉमिक नेचर, की जो, एक सेकेंड भाई, सही तो है ना, ठीक है। हाँ, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक, कि जो हमारी जो इकोनॉमिक्स होती है उसमें हम एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कर रहे होते हैं, एक कस्टमर के बिहेवियर की स्टडी कर रहे होते हैं, एक फर्म के प्राइस की, प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर रहे होते हैं। यूज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, वहां पे बहुत सारी थ्योरी अप्लाई होती है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फैक्टर ऑफ स्केल, ठीक है, और भाई लॉ ऑफ डिमांड हो गया। तो ये बहुत सारी चीज जो इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वहां बोलते हैं इकोनॉमिक थ्योरीज का यूज हो रहा होता है। एक रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक कैसे है? क्योंकि जो बिजनेस प्रॉब्लम्स है हमारी, सेल्स को इंक्रीज करना है हमें, तो वो सॉल्यूशन कहाँ से मिल रहा है हमें? रियल लाइफ की प्रॉब्लम है ना,
कि किसी एक बिजनेस की सेल्स कम होती जा रही है तो उसको स्टडी करेगा, तो वो हेल्प मिलती है बिजनेस इकोनॉमिक्स से। नॉर्मेटिव साइंस मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं पता कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, साथ में हमें सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भी कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो हम नॉर्मेटिव साइंस का भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे। यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सिर्फ इंडिविजुअल से काम नहीं चलता, हमें पूरे नेशन की भी बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी यूज हो रहा होता है। अब आते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट विच, बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा, बताओ। सर ये पहले किए थे तो E. इसमें सी आएगा। हमें नहीं बोलना रीता, रीता हमें नहीं बोलना था, जिसको पता है ओके उसको दीदी, ना बोलना था। ओके दीदी। चलो बिजनेस इकोनॉमिक्स देखो, यहां से डायरेक्ट पता चल रहा है कि जो इकोनॉमिक्स बिजनेस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है, तो इट मींस डील विद द टूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूज फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, कि जो बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के लिए जो टूल यूज होते हैं तो उसको बोला जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें कई बार ऐसा डाउट हो जाता है कि एक से ज्यादा आंसर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की भी बात कर रहे थे हम, अगर ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स होता तो आंसर ये भी हो जाता, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो बिजनेस में जो जो इकोनॉमिक्स के टूल हो रहे होते हैं यूज, वहां पे यूज हो रहा होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सेकंड, ये भी आई थिंक आप लोगों ने सबने कर रखा होगा, राइट। हाँ भाई, कोई ऐसा भी है नहीं सर, जिसने उस ना दिन किया? बाकी तो नहीं देना क्लास में, हाँ किया ये सभी, आई पता नहीं थिंक कोई बोल क्यों नहीं रहा। चलो, नहीं थे, सारे नहीं थे। प्राइस रिडक्शन सारे नहीं थे नॉर्मली तो मैं लीड्स कह टू, रही थी। प्राइस रिडक्शन नॉर्मली लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी। अगर प्राइस रिड्यूस होगा तो क्या डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। प्राइस रिडक्शन लीड्स टू एंट्री ऑफ न्यू बायर, अगर प्राइस कम होगा किसी चीज का तो क्या उसको जो न्यू बायर्स हैं वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, मीन्स कुछ नए लोग हैं वो उसको खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे सर। खरीदेंगे। खरीदेंगे। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? यस सर। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ये बात ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि सिर्फ जो प्राइस रिडक्शन है उसकी वजह से नए बायर एंटर कर लेते हैं, उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होती है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ अकेला रीजन है जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही है? भाई जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी तो ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं या नहीं खरीद यस सर। करते? कम प्राइस पे आप ज्यादा चीजों की डिमांड करते हो, तो ऑब्वियसली वो भी एक रीजन है कि जो हमारी टोटल डिमांड है वो बढ़ रही है, ये रीजन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये रीजन नहीं है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, उसका ये रीजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये रीजन नहीं है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म। एक जो बिजनेस फॉर्म होती है उसके मेनली दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्टली होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना मतलब जब हम रुपीज इनकम की बात कर रहे होते हैं कि हमारी जो इनकम है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, लेकिन जो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही होती है वहां हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू की बात कर रहे होते हैं कि जो मार्केट प्राइस है उस उस फर्म के जो शेयर्स हैं उनका उनकी वैल्यू में इंक्रीज हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था ये एक ओल्ड कंसेप्ट था जहां पे हम इनकम की टर्म्स में मेजर कर रहे होते थे, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, शेयर प्राइस की बात हो रही है, वो होती है कि जो शेयर होल्डर हैं उनकी वेल्थ में कितना इंक्रीमेंट लेके आए हो। प्रॉफिट तो हो सकता है भाई बिजनेस का, बिजनेस अपने पास रिटेन कर ले, लेकिन शेयर होल्डर को कितना दे रहा है, या फिर हो सकता है बिजनेस काफी सारा पैसा है वो डेट को दे रहा हो। एक्चुअल जो चीज मेजर होती है वो होती है शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये दोनों डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेल्स मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? इसमें देखो, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये सिर्फ वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहा होता है, ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये टाइम वैल्यू को भी ध्यान में रखता है कि कितने टाइम में बढ़ा है, ठीक है, बढ़ा है तो कितने टाइम में।
क्योंकि अगर मान लो हम बात करते हैं, आज जो 100 रुपए की वैल्यू है, क्या 10 साल पहले 100 रुपए की वैल्यू वही थी? भाई 100 रुपए में पहले आप 2 लीटर पेट्रोल डलवा लेते थे ना आराम से, अगर 5-10 साल की बात करें तो। 100 नहीं तो हम कह सकते हैं कि 60 के आसपास तो रहता ही था नॉर्मली पेट्रोल। लेकिन आज पेट्रोल की कीमत क्या है? क्या है भाई? 97। अराउंड, मतलब अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि 100 के आसपास रहता है। तो ये टाइम वैल्यू है कि उस टाइम आपके जो पैसे हैं उनकी क्या वैल्यू थी, परचेजिंग पावर कितनी थी, रियल इनकम कितनी थी, कि कैपेसिटी टू बाय समथिंग, कि आप उतने रुपए में कितनी चीज खरीद सकते हो। तो वो चीज शो होती है, उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू। ठीक है, तो जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है टाइम वैल्यू को भी ध्यान में रखता है। ये अनसर्टेनिटी को नहीं देखता। अनसर्टेनिटी और रिस्क में डिफरेंस होता है, पता है आपको? हाँ भाई, यस सर। क्या डिफरेंस होता है अनसर्टेनिटी और रिस्क में? सर रिस्क को मेजर कर सकते हैं और अनसर्टेनिटी को मेजर नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखो, इसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं कि जो रिस्क होता है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, हमें ये पता चल सकता है कि कितना रिस्क है और किस चीज का रिस्क है। ठीक है, मान लो अब कोई ऐसी चीज है कि आपको पता है भाई बारिश का मौसम है तो बारिश होने वाली है, तो ऑब्वियसली रिस्क है। अगर आप अपने गेहूं ऐसे ही छोड़ देते हो खुले में, उनको स्टॉक नहीं करते, इसका मतलब आप क्या ले रहे हो? रिस्क ले रहे हो ना। और अगर मौसम ऐसा हो कि कोई चांस ही नहीं बारिश का, बहुत अच्छा सा मौसम है, लेकिन फिर भी बारिश हो जाए अचानक से, वो क्या है? वो अनसर्टेनिटी है। जिस चीज का आपको पता है कि ये हो सकता है और फिर भी आप कर रहे हो वो चीज, तो वो आप रिस्क ले सकते हो। जिस चीज का आपको आइडिया ही नहीं, मान लो एकदम से गवर्नमेंट पॉलिसी कर दे कि जितना भी 2000 रुपए के नोट हैं वो सारे के सारे बंद हो गए चलने, तो वो रिस्क हो गया या अनसर्टेनिटी होगी? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी। ठीक है, और Yes. मैं अब दूसरी चीज कहूं कि आप जो 1000 रुपए का नोट है वो लेके आइए मेरे पास, ठीक है, वो मैं चलाऊंगा, तो वो रिस्क है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा है। ठीक है, तो आप रिस्क लेके मेरे पास आ रहे हो, मैं आपको पकड़वा भी सकता हूँ, इलीगल करेंसी है वो एक किस्म से। हम समझ आया डिफरेंस रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या होता है? रिस्क का हमें पता होता है क्या चीज है ये, अनसर्टेनिटी का हमें पता ही नहीं कि कुछ भी हो सकता है, हमें आइडिया ही नहीं, ना हम सोच के चल रहे। यहाँ पे हमें पता है कि ये चीज हो सकती है और इसके रिस्क के चांसेस कितने हैं, तो उसको बोलता है रिस्क। तो ये रिस्क को ध्यान में रखता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये जो कंसीडर नहीं करता डिविडेंड पॉलिसी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनकम की बात कर रहा होता है ये, यहाँ पे हम शेयर होल्डर की बात कर रहे होते हैं, तो डिविडेंड पॉलिसी को भी कंसीडर किया जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है आपको। शॉर्ट टर्म मतलब टाइम वैल्यू है ही नहीं, टाइम वैल्यू नहीं है तो हम डिफरेंशिएट नहीं करते शॉर्ट और लॉन्ग में, यहाँ पे हम डिफरेंस करते हैं क्योंकि टाइम वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ भाई आपको? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? यस। ओके, तो अब आता है एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं और जो हमारे मैनेजर्स हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है वो होता है भाई डिविडेंड को मैक्सिमम करना। जो मैनेजर्स हैं उनका इंटरेस्ट होता है कि भाई हमारा रेम्युनरेशन मैक्सिमम हो